हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी आप लोगों के लिए लाया हूँ सामान्य विज्ञान, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बायोलॉजी सेक्शन। तो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का स्टेटिक सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जैसे एमपी की हम बात करते हैं तो एमपीएसआई है, कांस्टेबल है, इसके अलावा जेल प्रहरी है। तो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इन सारे एग्ज़ाम में जो साइंस का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है आपका जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का। तो सबसे पहले एक बार हम सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर हम बाकी सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो सेक्शन में डील कर रहा हूँ हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एमपीपीएससी है, एमपीएसआई है, ठीक है, या किसी भी दूसरे स्टेट के सिविल सर्विसेज के भी एग्ज़ाम है जहाँ पर साइंस का वेटेज है, साइंस से क्वेश्चन आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को सब कवर करते हुए, ठीक है, हम यहाँ पर जो सेगमेंट ले जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम थ्योरी सेक्शन को डील करेंगे। थ्योरी सेक्शन को डील करने के बाद हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखेंगे जहाँ पर हम क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव के साथ में कैसे हम सॉल्व करते हैं और उसका पूरा एनालिसिस भी हम यहाँ पर किया करेंगे। तो एक एक करके हम पूरा सिलेबस पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें करना है, जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? करीब 100 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। ठीक, तो हमें उतनी सारी नहीं पढ़नी है, लेकिन जो जैसा जैसा सिलेबस बढ़ता जाएगा आपको काफ़ी ब्रांचेस यहाँ क्लास में ही याद होती जाएंगी, और कुछ ब्रांचेस हैं जिसका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जैव विकास। जैव विकास क्या है, या आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इवोल्यूशन। जैव यानी कि जीवन, जीवन कैसे विकसित हुआ, पृथ्वी पर जीवन का निर्माण, जीवन का विकास किन किन चरणों में हुआ है, कौन कौन सी अवस्थाएं रही हैं, क्या क्या कंडीशंस वहाँ पर रही हैं जिस कारण से जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन का विकास हुआ, जो आज हम देख पा रहे हैं किस तरह से विशालकाय मानव शरीर हम देखते हैं, उनका विकास कैसे हुआ है। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उन सारी थ्योरीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है, उनको उदाहरण के साथ हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ेंगे यहाँ पर टैक्सोनॉमी, जिसे हम बोलते हैं वर्गीकी। वर्गीकी भी विज्ञान की एक शाखा है, इसे इंग्लिश में हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे जीवों का वर्गीकरण, कैसे जीवों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे हम बात करते हैं जैसे विज्ञान है, ठीक है, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान जो शब्द है, अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार जीव विज्ञान के बारे में बताया था। ठीक है, इन्हें हम फादर ऑफ साइंस बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनके अनुसार जो जीव जो है वो दो प्रकार के थे, या तो वे पादप हैं या तो जंतु हैं। पादप यानी कि प्लांट, जंतु यानी एनिमल्स। तो इस तरीके से उन्होंने दो भागों में वर्गीकरण किया जीवों का। लेकिन बाद में हम आगे के वैज्ञानिकों का जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 5 प्रकार के जीवों का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम वर्गीकरण में और डिटेल में देखेंगे कि वास्तव में ये कैसे होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोशिका। कोशिका क्या है, कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से कोशिका का विकास हुआ, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो इनको हम यहाँ पर देखेंगे, कोशिकाओं के प्रकार क्या हैं, कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंग कौन कौन से हैं जिन्हें हम कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। कौन कौन से कोशिकांग हैं, जैसे आपने सुना होगा सेल मेम्ब्रेन है,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, तो ये सब क्या है, कोशिकांग हैं। तो इन कोशिकांगों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी आपको बता दूँ, क्योंकि टर्मिनोलॉजी यहाँ पर बायो में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देखेंगे बायो के लिए, ठीक, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, लेकिन जो मेरा अप्रोच है वो है टर्मिनोलॉजी को समझाते हुए डिटेल करना। ठीक है, क्योंकि जब एक बार आपको शब्द समझ में आ गया, जो टर्म है वो समझ में आ गया, तो आपको फिर साइंस में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है, तो जो प्रोकैरियोटिक जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो और कैरियॉन्स। प्रो का मतलब होता है प्राथमिक, या इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव, अद्यतन, बिल्कुल प्रारूपिक संरचना। कैरियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं केंद्रक। तो प्रोकैरियॉन्स ऐसा केंद्रक जो प्राथमिक संरचना में प्रिमिटिव टाइप का है, अद्यतन प्रकार का है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियॉन्स। और ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है वो कोशिकाएं कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। उसी तरीके से यूकैरियॉन्स, ईयू कैरियॉन्स, कैरियॉन्स का मतलब है केंद्रक या न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है डेवलप्ड, विकसित। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कैसा है, विकसित अवस्था में है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। तो इस तरीके से हम कोशिकाओं के प्रकार पढ़ेंगे, कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो अंग हैं उन अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये कोशिका हुआ, कोशिका संरचना हम पढ़ेंगे। फिर कोशिका संरचना के बाद हम पढ़ते हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान, मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम मानव शरीर की संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, मानव शरीर में पाए जाने वाले जो तंत्र हैं उन तंत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बार बता दूं कौन कौन से सिस्टम्स हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है, हमारे एग्जाम में आता क्या क्या है, तो हमें बहुत सारा साइंस पढ़ना है, जीव विज्ञान में ही बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे एक एक करके हम यहाँ पर सिस्टम्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे शरीर की जो संरचना है वो किन ढांचों पर खड़ी हुई है। ठीक है, उन ढांचों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ कंकाल तंत्र के बारे में, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। उसमें हम देखेंगे हमारे शरीर में कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, हमारे कंकाल तंत्र को किस तरीके से कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र बहुत जरूरी है। भूखे भोजन न होए गोपाला, बिना भोजन के कुछ भी नहीं होता। तो इस भोजन में के पाचन में कौन कौन से अंग इन्वॉल्व हैं उन अंगों के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस हैं, पाचक रस हैं जो पाचन की क्रिया में हमारी सहायता करते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो पाचन में हमारी सहायता करती हैं। ठीक है, इसी पाचन तंत्र में हम पढ़ेंगे विटामिन्स, कौन कौन से विटामिन हैं और कौन कौन से पोषण हैं, पोषण के प्रकार और पोषक तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर पाचन तंत्र में। इसके साथ हम पढ़ते हैं यहाँ श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। ठीक है, तो सांसों के बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम इसे बोलते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ परिसंचरण तंत्र, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, या इसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे, हृदय की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हृदय से रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में होता है। इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ उत्सर्जन तंत्र के बारे में,
जो कुछ भी खाया पिया पचाया उसको कैसे शरीर से हम बाहर करते हैं, कौन कौन से अंग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, किडनी क्या है, नेफ्रॉन क्या है, उनका काम क्या है, डायलिसिस क्या क्यों होती है, तो इन सारी संरचनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, किस किस प्रक्रिया के माध्यम से किन किन चरणों से होता हुआ भोजन पचित होता है, पाचन के पश्चात वो शरीर से बाहर निकाला जाता है, कौन कौन से फॉर्म में निकाला जाता है, कितने तरीके का पाचन उत्सर्जन हो सकता है, कौन कौन से जीवों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, ये सारा डिटेल हम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं यहाँ तंत्रिका तंत्र, जिसमें हम पढ़ते हैं मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। या हम पढ़ते हैं इसमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका की संरचना, उसके कार्य, उसमें भाग लेने वाले जो अंग हैं, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ एंडोक्राइन सिस्टम, इसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के साथ इसमें हम पढ़ते हैं हमारी जो ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिर्स्रावी ग्रंथियां, उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स का क्या काम है हमारे शरीर के विकास में, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में इन हार्मोन्स का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है। हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन, प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र। प्रजनन में कौन कौन से अंग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व हैं, किस तरीके का प्रजनन होता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन के साथ साथ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी का पार्ट रहेगा, जिसे मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान का अध्ययन करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे प्लांट की। बॉटनी वाला पार्ट भी हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा सेक्शन जो है वो बॉटनी से भी कवर अप होता है। तो प्लांट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं पादप आकारिकी, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, क्यों होता है और कैसे होता है, क्या क्या रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण में संपन्न होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के साथ हम पढ़ेंगे पादपों का पोषण, पौधों में आखिर पोषण किस तरीके से होता है, क्या उनको भी पोषण की जरूरत होती है या नहीं, पौधों का विकास कैसे होता है। ठीक है। हम पढ़ेंगे पौधों के विकास में काम आने वाले हार्मोन, जिन्हें हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स या पादप हार्मोन। पौधों में जनन या प्रजनन कैसे होता है, कौन कौन सी प्रोसेस है। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा बडिंग, बडिंग जो है मुकुलन की प्रक्रिया, किस तरीके से यहाँ होती है, पौधों में और किस तरीकों से प्रजनन किया जा सकता है। ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। और इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद हम देखेंगे यहाँ बीमारियों के बारे में, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो बीमारियां वायरस के कारण होती हैं, बैक्टीरिया के कारण होती हैं, जीवाणु और विषाणुजनित रोग, विषाणुजनित रोग, जीवाणुजनित रोग, कवकजनित रोग, आनुवांशिकता के आधार पर जेनेटिक डिसीजेस, कौन कौन सी बीमारियां हैं, यानी कि जेनेटिक सिंड्रोम्स के बारे में हम बात करते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे हीनताजन्य रोग या असंक्रामक बीमारियां, और हम इसी में आगे डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स, आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकता क्या होती है, उसके कुछ प्रमुख सिद्धांत जो हैं, जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल की जो परिकल्पनाएं उन्होंने दी थी आनुवांशिकता के संबंध में, उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम आपसे यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इवोल्यूशन या जैव विकास। जैव विकास के बारे में कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। ठीक है। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ही सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो ये माना जाता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है
लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन का विकास होना शुरू हुआ क्रमिक रूप से। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, जिनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो परिकल्पना है उसका नाम है रासायनिक विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति। ये सबसे आधुनिक विचारधारा है, जिसमें यह माना गया है कि जो जीवन की उत्पत्ति है रासायनिक विकास के फलस्वरूप क्रमिक रूप से हुई है। और इस परिकल्पना का समर्थन करने वाले जो सबसे पहले वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जिनकी सर्वमान्य परिकल्पना हम पढ़ते हैं, उनका नाम है A.I. ओपेरिन। A.I. ओपेरिन, उन्होंने पहली बार इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो सर्वमान्य परिकल्पना मानी जाती है। उनकी जो थ्योरी है, उनका जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को A.I. ओपेरिन के सिद्धांत को हम बोलते हैं मटेरियलिस्टिक थ्योरी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं भौतिकवाद। भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, जिसके भौतिकवाद का सिद्धांत या पदार्थवाद का सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में A.I. ओपेरिन की एक बुक है, उस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस बुक में मटेरियलिस्टिक थ्योरी के बारे में बताया गया है, जिसमें A.I. ओपेरिन ने रासायनिक विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने इस सिद्धांत में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। उन बिंदुओं के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पुस्तक में जो उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने बताया कि जीवन अर्थात जो प्रारंभिक जीव हैं, उन प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर, जो सबसे पहले जो विशाल सागर था, ठीक है, उसके जल में वायरस और न्यूक्लियोप्रोटीन्स जैसे कणों के रूप में हुआ था। ठीक है, अब ये वायरस और न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है, न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन के बारे में मैं आपको बता दूं। न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं, केंद्रक में पाए जाने वाले प्रोटीन को न्यूक्लियोप्रोटीन कहा गया है। और वायरस एक उसकी संरचना जिसका पूर्णतः विकास ना हो, उसे वायरस बोलते हैं। ठीक है, वायरस के बारे में और आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो A.I. ओपेरिन का जो सिद्धांत था, उसमें उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जीव जो हैं, इनिशियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनकी उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, 4.5 अरब वर्ष पूर्व वायरस और न्यूक्लियोप्रोटीन्स जैसे छोटे छोटे कणों के रूप में हुई थी। और ये जो कण हुआ करते थे, ये जो प्राथमिक जीव हुआ करते थे, ये परपोषी हुआ करते थे और अवायवीय हुआ करते थे। परपोषी एवं अवायवीय होते थे। ठीक है, परपोषी का मतलब होता है जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करता है, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, किसी दूसरे पेड़, अमरवेल वगैरह है, दूसरे पेड़ की शाखाओं पर या तनों पर बढ़ती हैं, तो वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से गेन करती हैं? उस पेड़ के तनों से, उस पेड़ के शाखाओं से। ठीक है, अवायवीय यानी कि जिनमें वायु की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एनएरोबिक, जिनके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है और जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि
जीव की उत्पत्ति आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व न्यूक्लियोप्रोटीन और वायरस के कणों के रूप में हुई, जो कि इनिशियली परपोषी एवं अवायवी हुआ करते थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता चला गया, लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व उनमें झिल्ली नुमा संरचना का निर्माण होता है। और ये जो झिल्ली नुमा संरचना थी वो प्रोकैरियोटिक, जो हमने बात की प्राथमिक या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में हुई। ठीक है। इस तरीके से ऐसे जीव जो अभी क्या है न्यूक्लियोप्रोटीन के कणों के रूप में थे, पार्टिकल फॉर्म में थे, अब उनके ऊपर संरचनाओं का, झिल्लियों का निर्माण शुरू हो गया है। और ये जो जीव है वो प्राथमिक कोशिकाओं के रूप में बने। ठीक है। जिनमें पहले वो भी परपोषी थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कैसे होते चले गए, स्वपोषी होते चले गए। यानी कि यहाँ पर दो बातें क्लियर हो जाती हैं। क्या? पहली बार पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष के पूर्व हुई। ठीक है। जहाँ फिर धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया शुरू होती है और ठीक है वहाँ पर जो जीव बने वो कैसे थे, न्यूक्लियोप्रोटीन और वायरस के कणों के रूप में परपोषी और अवायवी होते थे। फिर से विकास की प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है और इस सतत प्रक्रिया के दौरान आज से लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, ये जीव अब उन जीवों के जो कण थे उन कणों के ऊपर झिल्ली नुमा संरचनाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। ये झिल्ली नुमा संरचना जो है वो प्राथमिक कोशिकाओं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में बनते हैं। ठीक है जी। जो पहले परपोषी होते हैं बाद में ये भी स्वपोषी होते चले जाते हैं। ठीक है। स्वपोषी जीव जैसे आप बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये सबसे पुराना एक कोशिकीय जीव है। पृथ्वी पर सबसे पुराना पाया जाने वाला जो जीव है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है। ये ऐसे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं जल की उपस्थिति में क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या है, जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी वही हैं जिन्हें हम नीली हरी शैवाल बोलते हैं। नीली हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव आया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी का सबसे पुराना जीव क्या है, नीली हरी शैवाल। ठीक है। ये ऐसे जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और जल के प्रयोग से भोजन निर्माण करना प्रारंभ किया और उससे उत्पन्न ऑक्सीजन वायुमंडल में गई और उस ऑक्सीजन से बाकी के जीवों का फिर निर्माण शुरू होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी एक विचारधारा हुई। बाद में आज से लगभग, जो आधुनिक मत है उसके अनुसार आज से लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। ठीक है। जिनसे वर्तमान जगत के सारे जीवों का निर्माण शुरू होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पहली जो थ्योरी देखी वो क्या है, रासायनिक विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति। ठीक है। पहले कण थे, कणों से फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ जो पहले हेटेरोट्रोपिक थे, परपोषी थे, बाद में ये स्वपोषी हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप नीली हरी शैवाल जैसे जीवों का निर्माण होता है। और लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं बाद में धीरे धीरे आज के जो नवीन जीव हैं उन जीवों का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ये पहली थ्योरी है जो यहाँ पर रखी जाती है। फिर अगली जो थ्योरी है वो है जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। तो जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं जो सिद्धांत है वो है आपका परिवर्तन के साथ अवतरण। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। तो जैव विकास की मौलिक परिकल्पना और सिद्धांत क्या बताएं, परिवर्तन के साथ अवतरण। परिवर्तन के साथ अवतरण मतलब
डिसेंट विथ चेंज और मॉडिफिकेशन। डिसेंट विथ चेंज और मॉडिफिकेशन, ठीक है, जिसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। तो सबसे पहले हम इसी सिद्धांत को समझते हैं, परिवर्तन के साथ अवतरण क्या है। परिवर्तन के साथ अवतरण का जो सिद्धांत है, इसका मतलब ये है कि जो निम्न कोटि के सरल जीव हैं, निम्न कोटि यानी कि जो इनिशियली प्रिमिटिव जीव ऑर्गेनिज्म थे, उनमें क्रमिक परिवर्तन, कंटिन्यूअस चेंजेस के द्वारा, ठीक है, अधिक विकसित एवं जटिल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाती है। यानी कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि कैसे हुआ, कंटिन्यूअस चेंजेस के थ्रू हुआ, सतत परिवर्तनों के द्वारा, क्रमिक रूप से, ठीक है, निम्न कोटि के जीवों से उच्च कोटि के जीवों का निर्माण ही क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। इस जैव विकास के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, जिसमें पहली बार एक वैज्ञानिक हैं लैमार्क, उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। लैमार्क के बाद आते हैं चार्ल्स डार्विन, उनका अपना विचार है, ठीक है, जिसे हम डार्विनवाद बोलते हैं। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं ह्यूगो डी ब्रीज, तो इन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। तो इन सब वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को हम एक एक करके देखते हैं। आगे हम देखेंगे लेमार्कवाद। तो लेमार्कवाद के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो जैव विकास की जो परिकल्पना का जो पहला सिद्धांत है, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने दिया था। तो सबसे पहला ध्यान रखेंगे, जैव विकास की परिकल्पना का प्रथम सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने दिया था। इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया था, उनकी एक बुक है, बुक का नाम है फिलोसफी जूलॉजिकी। फिलोसफी जूलॉजिकी, इस पुस्तक में उन्होंने 1809 में ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। उन्होंने बताया कि कैसे जीवों का विकास सतत क्रम में हुआ है। तो उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, ठीक है, जो ये लेमार्कवाद है कुछ निम्न अवधारणाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। वो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, एक एक करके हम देखते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे, लेमार्कवाद की अवधारणा। तो पहली अवधारणा ये थी, बड़े होने की प्रवृत्ति। बड़े होने की प्रवृत्ति। जो इसी का दूसरा पॉइंट है, वो है वातावरण का सीधा प्रभाव। हर जीव पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, इन चीज़ों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा है आपका अंगों के उपयोग अथवा अनुपयोग का प्रभाव। और जो चौथी अवधारणा है, वो है
उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इन्हें आप इंग्लिश में समझ लें। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, इफेक्ट ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये 4 अवधारणाएं हैं जो लेमार्क ने अपने सिद्धांत में दिया था। इस सिद्धांत को हम लेमार्कवाद कहते हैं। लेमार्कवाद को ही हम उपार्जित अंगों, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले जो अंग हैं उनका लगातार विकास होता चला जाता है। ठीक है, वो सुविकसित होते जाते हैं, और वे अंग जिनका हम प्रयोग कम करते हैं उन अंगों का विकास कम होता है और धीरे धीरे वे निष्क्रिय होते चले जाते हैं। ठीक है, और अंत में वो धीरे क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। आप जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो अवशेषी अंग हैं, ठीक है, पहले जैसे पूंछ पाई जाती थी, जो हमारे एंसेस्टर्स या बोल सकते हैं जो हमारे जो कापी रहे हैं पहले पूर्वज, ठीक, उनमें एक पूंछ पाई जाती थी जो बैलेंस बनाने का काम करती थी। ठीक है, धीरे धीरे इंसान इवॉल्व होता चला गया और सीधा होता गया। ठीक है, इसके कारण इसका प्रभाव क्या है, वो पूंछ मनुष्यों में क्या हो गई है, आज विलुप्त हो गई है। ठीक है, जैसे कान है, कान पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, आज क्या हो गए हैं, उनका यूज जो है वो कम हो गया है। ठीक, कान के ऊपर जो बाल हुआ करते थे, ठीक है, इनका यूज कम हो गया तो धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। तो इस तरीके से हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे अवशेषी अंग हैं जिनका यूज ना होने के कारण वो निष्क्रिय होते चले गए और अब क्या है, वो पूरी तरीके से विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप देखते हैं जैसे जिराफ है, तो जिराफ की गर्दन, पहले जो जिराफ हुआ करता था घास के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता था, जहाँ पर घास बड़ी आसानी से वो चर लेता था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पर चारागाह खत्म होते चले गए, वो झाड़ियों के ऊपर बढ़ा तो गर्दन थोड़ा सा उठी। ठीक है, पेड़ और ज़्यादा ऊंचे होते चले गए तो गर्दन, जिराफ ने क्या किया, उन पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा करना शुरू किया। जैसे वो गर्दन ऊंची करता गया, धीरे धीरे उसकी गर्दन भी जो है वो लंबी होती चली गई। और आज का जो जिराफ हम देखते हैं उसमें जो गर्दन है वो काफ़ी लंबी पाई जाती है, जिससे वो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों की पत्तियों को खा सकता है। ठीक है, हम सांप देखते हैं, सांप में टांगों का नहीं अभाव पाया जाता है, सांप में टांगें नहीं पाई जाती हैं। ये भी क्या है, उत्परिवर्तन का ही एक, विकास का ही एक सिद्धांत है जो लेमार्क के सिद्धांत पर ही आधारित है। अंगों के उपयोग अथवा अनुपयोग का प्रभाव सिंपल सा है, जिन अंगों का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं वे अंग ज़्यादा विकसित होते हैं, जिन अंगों का उपयोग हम कम करते हैं वो धीरे धीरे निष्क्रिय होते चले जाते हैं, और निष्क्रिय होने के बाद वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से लुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही उपार्जित लक्षणों की वंशागति है। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे की क्लासेस में डिटेल में हम करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं हम, आगे की क्लासेस आप बने रहिएगा और इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास। तो जैसा भी होगा आप अपना फीडबैक देते रहें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। थैंक यू।